जय हिंद। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल एवी इन्फोमेल में। और देखिए, हम लोगों ने जो होम लोन की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है एसबीआई बैंक के थ्रू, उसी का आज तीसरा पार्ट लेकर के आपके सामने आए हैं, जिसके अंदर हम लोग जानने जा रहे हैं कि इसका प्रोसेस फ्लो क्या है, किस तरीके से हमारे को अप्लाई करना है, क्या क्या उसके अंदर चीज़ें हमारे को ध्यान में रखनी हैं, क्या उसके रीपेमेंट प्रोसीजर है, डिसबर्समेंट किस तरीके से होता है। तो ये सभी चीज़ जानने के लिए अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। देखिए, जब भी आपको होम लोन लेने के लिए जाना है तो इसकी क्या पात्रता और क्या शर्तें हैं, ये हमने हमारे पुराने वीडियोज़ में बताया, जो कि आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका प्रोसेस फ्लो या हमको किस तरीके से इसको अप्लाई करना है, वो प्रोसेस क्या रहता है, उसके बारे में देखिए। देखिए, सबसे पहले जो भी आपको लोन एप्लीकेशन है वो फिलअप करना होगा। जो भी उसके साथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आपकी सेल डीड हो गई, केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स हो गए, या अन्य जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, नामांतरण वगैरह। कंस्ट्रक्शन परमिशन का केस है तो उसके लिए कंस्ट्रक्शन की परमिशन चाहिए। वो सभी डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने होंगे, या तो आपकी जो भी गृह शाखा है उसके अंदर, या आपके नज़दीक जो भी ब्रांच है, या फिर आप अगर एचएलसी के थ्रू, जो कि होम लोन काउंसलर एसबीआई ने अपॉइंट करें, उनके थ्रू अगर आप लोग ले रहे हैं तो उसको देने होंगे। या अगर आपने योनो ऐप के थ्रू अप्लाई किया है तो आप वहाँ पर उसको कर दीजिए एप्लीकेशन को सबमिट, या फिर आप homeloans.sbi के ऊपर भी अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद बैंक जो है सबसे पहले आपकी टाइटल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट यानी कि टीआईआर कराएगा। जो भी बैंक के एम्पैनल्ड एडवोकेट्स होते हैं उनके थ्रू ये टीआईआर प्रोसेस होता है। इसमें देखा जाता है कि जो भी प्रॉपर्टी आप लोग परचेज़ कर रहे हैं उसकी टाइटल चेन पूरी की पूरी क्लियर है या नहीं है। अगर टाइटल में कहीं पे कोई विवाद उत्पन्न होता है तो फिर बैंक उसके ऊपर किसी प्रकार का लोन जो है सैंक्शन नहीं करता। साथ ही साथ उसके अंदर आपका वैल्यूएशन भी कराया जाता है। वैल्यूएशन से पता पड़ता है कि इस प्रॉपर्टी की क्या अभी मार्केट वैल्यू है और उसकी रियलाइजेबल वैल्यू क्या है। रियलाइजेबल वैल्यू के ऊपर जो आपका लोन अमाउंट है, जिसको कि हमने एलटीवी बोलते हैं, लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया गया था, वो डिसाइड होता है। उसके बाद आपका जो प्रपोज़ल होता है वो आगे भेजा जाता है बिज़नेस सेंटर यानी कि प्रोसेसिंग सेंटर्स पे। देखिए, स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों को जल्दी सुविधा प्रदान करने के लिए अलग अलग जगह पर सेंटर्स बना रखे हैं, जो कि छोटे जगहों पर आरएसीसी के नाम से, जो मध्यम दर्जे के शहर हैं वहाँ पर रासमेक के नाम से, और जो बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ पर आरएसीपीसी के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद आपका प्रपोज़ल जब उनके पास पहुंचता है तो वहाँ पर जो भी संबंधित अधिकारी होते हैं वो सबसे पहले आपका प्री सैंक्शन का सर्वे करते हैं। देखिए, इस सर्वे के अंदर भी अलग अलग तरीके के सर्वे होते हैं। एक तो आपका जो प्रॉपर्टी जहाँ पे आप ले रहे हैं, प्रॉपर्टी का सर्वे तो बैंक करती ही है। साथ में अलग अलग केसेस हैं, जैसे बिजनेसमैन है तो उसके केस के अंदर उसका बिज़नेस का एड्रेस का वेरिफिकेशन भी किया जाता है। कुछ केसेस में जहाँ पे आप रह रहे हैं तो वहाँ पर भी एफआई इसका किया जाता है। तो सारे के सारे सर्वे करते हैं, ये संतुष्ट होने के बाद कि हाँ, ये प्रपोज़ल हम लोग सोर्स कर सकते हैं या नहीं। उसके बाद देखिए, आपका प्रपोज़ल जो है वो सैंक्शन कर दिया जाता है। प्रपोज़ल सैंक्शन होने का मतलब ये है कि हाँ, अब आपका लोन जो है वो सैंक्शन हो गया है। उसके बाद आपसे डॉक्यूमेंटेशन कराया जाता है। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कुछ एग्रीमेंट करने के लिए जिस भी स्टेट में आप लोन ले रहे हैं वहाँ की स्टेट की स्टाम्प ड्यूटी के हिसाब से स्टाम्प लेके आने होते हैं, जो कि कस्टमर को या फिर बोरोवर को अपने स्वयं के खर्चे से देने होते हैं बैंक को। उसके बाद आपके और बैंक के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है, और उसके बाद फिर आपका डिसबर्समेंट होता है। अगर टेक ओवर का केस है तो सिंगल टाइम डिसबर्समेंट यानी कि फुल डिसबर्समेंट होता है। अगर रेडी टू मूव हाउस का केस है तब भी सिंगल डिसबर्समेंट, और अगर कंस्ट्रक्शन का केस है तो फिर उसके अंदर पार्शियल डिसबर्समेंट होता है, जो कि अलग अलग 4 से 5 स्टेजेस के बीच में हो सकता है। सभी डिसबर्समेंट जब भी होगा आपका, उसके बाद में पोस्ट सैंक्शन यानी कि उसको देखेंगे बैंक अधिकारी आकर के कि जो पैसा उन्होंने दिया था उसका वास्तव में वहीं पर यूज़ मकान बनाने में किया गया है या कहीं और नहीं किया गया है। पोस्ट सैंक्शन सर्वे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो प्लीज़ आप लोग अगर होम लोन ले रहे हैं तो उसको पैसे को होम लोन के अंदर ही लगाइए, कहीं इधर उधर उसको आप मत लगाइए, क्योंकि ये जालसाजी के अंदर, फ्रॉड के अंदर आती है ये चीज़। और उसके बाद जो है आपका लोन का रीपेमेंट शुरू हो जाता है। लोन का रीपेमेंट के लिए आप चाहें तो मोरेटोरियम ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते हैं, जिसके बारे में हम लोग अभी आगे देखेंगे। देखिए, अभी हमने जो डिसबर्समेंट की बात करी उसमें पार्शियल डिसबर्समेंट मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपका कंस्ट्रक्शन का केस है तो जो भी बोरोवर है या कस्टमर है उसके सेविंग बैंक अकाउंट में इंस्टॉलमेंट डाल दी जाती है, यानी कि फ़र्स्ट डिसबर्समेंट जो है
वो आपके खाते के अंदर क्रेडिट कर दिया जाएगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट सक्सेसफुल लेवल आपको सेकंड डिसबर्समेंट रिलीज़ किया जाएगा, जो कि आप ही के खाते में डाला जाएगा। आप उसको आगे जिससे भी आप मकान कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं उसको पे ऑफ कर सकते हैं। फुल डिसबर्समेंट होता है रेडी टू मूव हाउस के केस में, यानी कि आप बना बनाया घर अगर ख़रीद रहे हैं तो उसके अंदर आपको पूरा डिसबर्समेंट एक ही बार में दे दिया जाता है। या फिर आप अगर टेक ओवर का केस है, यानी कि किसी और बैंक में आपका लोन चल रहा था लेकिन अब आप SBI से उसको टेक ओवर करा रहे हैं, तो जो भी बैंक से आपका टेक ओवर हो रहा है उस बैंक के फेवर में पूरा पेमेंट एक बार में बैंक डिसबर्समेंट के रूप में कर देगी। रीपेमेंट जो होता है उसके अंदर आप, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप मोरेटोरियम ले सकते हैं। मोरेटोरियम वह अवधि होती है जिसके अंदर आप लोगों को कोई भी किस्त नहीं देनी पड़ती, हालांकि ब्याज उसमें एक्यूमुलेट होता है जिसको कि एक्रूड इंटरेस्ट बोला जाता है। तो ये अधिकतम 18 महीने के लिए हो सकती है जिसके अंदर कि आप मोरेटोरियम ले सकते हैं, और 18 महीने के बाद 19वें महीने से आपकी किस्तें जो हैं वो कटनी चालू हो जाएंगी। अगर आपका इमीडिएट रीपेमेंट होता है आफ्टर फर्स्ट पार्ट डिसबर्समेंट, तो पूरा आपका डिसबर्समेंट जो है वो सेलर को दिया जाता है। अच्छा, अगर इसके अंदर आप लोग प्रीपेमेंट कर रहे हैं, प्रीपेमेंट का मतलब आप लोग अगर ज़्यादा पैसा भरना चाह रहे हैं या किस्त आप ज़्यादा लगवा रहे हैं तो वो भी आप लगवा सकते हैं। आप प्रीपेमेंट कर सकते हैं, सिंगल टाइम भी कर सकते हैं। इसके ऊपर किसी प्रकार की कोई पेनल्टी नहीं है SBI में। आप लोग चाहें तो प्रीपेमेंट ईजीली कर सकते हैं। अगर आप टेक ओवर किसी और बैंक से कर रहे हैं तो फिर उस केस के अंदर भी आपको पूरा जो है रीपेमेंट जब ही से स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, जो लोग अभी नए जुड़े हैं हमारे साथ उनके लिए मैंने यहाँ पे ये पूरा अपना प्लेलिस्ट का सेक्शन बताया है। आप लोग प्लीज़ इसको विज़िट करें। इसके अंदर आपको होम लोन सीरीज़ के पहले दोनों वीडियो वो भी मिल जाएंगे। उसके अलावा अन्य किसी प्रकार का लोन अगर आप SBI से लेना चाहते हैं या और कोई सरकारी योजना के बारे में जानना चाहते हैं तो सभी इसके अंदर लिंक में आपको दिए गए हैं। तो आप इसको सेक्शन को ज़रूर, प्लेलिस्ट सेक्शन को विज़िट करें और इसके बारे में आप जानें। देखिए, रीपेमेंट मोड जो है वो आप कैसे कर सकते हैं। एक तो अगर आपका SBI में अकाउंट है तो आप उससे SI या स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगवा सकते हैं, जिसके अनुसार हर महीने एक निश्चित तारीख को आपका पैसा कट करके और आपके जो भी लोन अकाउंट है उसके अंदर जमा हो जाएगा। या फिर आप ECS मैंडेट दे सकते हैं। अगर आपका खाता किसी और बैंक में है, आप चाहते हैं कि उस खाते से पैसा कट के आपके लोन का रीपेमेंट हो, तो आप ECS का मैंडेट दे सकते हैं। वो भी सेम ही चीज़ है। और अगर आप एडिशनल पेमेंट डालना चाहते हैं तो देखिए, आप डायरेक्ट क्रेडिट कर सकते हैं कैश के थ्रू, आपका जो भी लोन अकाउंट है उसको, चेक के थ्रू, DD के थ्रू, या फिर ऑनलाइन ट्रांसफ़र, नेफ्ट, RTGS वगैरह, उसके थ्रू भी आप लोग अपना जो भी होम लोन का अकाउंट है उसको रीपेमेंट के लिए और कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें यहाँ पे एक जो सिक्योरिटी के तौर पे आपसे क्या क्या लिया जाता है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक तो जो भी आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसका इक्विटेबल मॉर्गेज यानी कि EM जो है वो क्रिएट करती है बैंक। EM के अंदर आपका प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपसे लिए जाते हैं। साथ ही आपसे स्टैम्प पे एग्रीमेंट के ऊपर ही समझौता किया जाता है कि जब तक ये लोन चलेगा तब तक ये प्रॉपर्टी जो भी है ये मॉर्गेज रहेगी बैंक के फेवर में, यानी कि इस प्रॉपर्टी को आप लोग आगे सेल नहीं कर सकते जब तक कि आपका लोन जो है वो चुकता नहीं हो। और साथ ही साथ एक सरसाई जो साइट होती है CERSAI, जो कि सेंट्रल रजिस्ट्री होती है, उसके ऊपर भी ऑनलाइन फॉर्मेट के अंदर यानी कि डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्मेट में बैंक अपना चार्ज क्रिएट करती है ताकि कोई और इस प्रॉपर्टी के ऊपर अपना दावा पेश ना कर सके। और अगर कोई भी उस प्रॉपर्टी के ऊपर किसी और जगह से लोन लेने जाएगा तो ऑनलाइन उसको पहले एंट्री शो करेगी कि हाँ, इस प्रॉपर्टी के ऊपर ऑलरेडी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ज क्रिएट हुआ है क्योंकि इन व्यक्ति ने इस प्रॉपर्टी के ऊपर लोन लिया हुआ है। तो ये कुछ सिक्योरिटी के तौर पे लिया जाता है। साथ ही अगर आपका कुछ बिल्डर टाई अप वगैरह का केस है तो उसमें इंटरिम सिक्योरिटी होती है, जिसका लेटर आपको बिल्डर जो हैं वो डायरेक्टली बैंक के फेवर में प्रोवाइड कराते हैं। ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट होता है, वो सब कुछ बैंक अपने आप मैनेज कर लेती है। तो आप बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और अधिक आप इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।